अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स में आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, पार्शली मिसिबल लिक्विड, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को अगर हम डिसॉल्व कर लें तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएं और हम इजीली डिस्टिंग्विश ना कर सकें उनके मबैन। और हमें पता होता है कि सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर सोल्यूशन बनता है। तो सोल्यूट क्या होता है, जिसकी मिकदार कम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी मिकदार, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। और उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि किसी भी सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम क्वांटिटी गिवन टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट में डिसॉल्व कर दें उसमें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लेजर क्वांटिटी हम डिसॉल्व कर दें, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है बट हम कम क्वांटिटी डिसॉल्व कर दें सोल्यूट की, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें और उसमें मोर कैपेसिटी डेवलप हो जाए, मजीद कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि सोल्यूट को मजीद वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो कि बिल्कुल एक फेज बना दें, क्या बना दें, एक फेज बना दें, सेम फेज बना दें। जैसे आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो सेम फेज बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहेंगे। और जब आप रेत डालते हैं पानी में, या आप मड डालते हैं, गारा डालते हैं, या आप उसमें डाल दें कोई और चीज़ डाल दें जिससे हम दो फेज इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये दो फेज बने हुए हैं, जैसे ऑयल को आप डाल दें पानी में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना देगा। ये क्या बना देगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आज हमने पढ़ना है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, कंप्लीटली मिसिबल, इमिसिबल, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, डिसोल्यूशन प्रोसेस और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और फिलिक मीनिंग होता है लाइक, लाइकिंग, लाइक या लविंग। लविंग भी इसको कह सकते हैं, अट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कि वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएं, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। those compound, those molecule which easily dissolve in water, which completely dissolve in water is known as hydrophilic molecule. For example हमारे पास है एथेनॉल प्लस वाटर। जब आप एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल दूं, आप शुगर को ही डिसॉल्व कर दें वाटर में, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। आप मेथनॉल को वाटर में डिसॉल्व कर दें, मेथनॉल को वाटर में, तो ये भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आप बेंजीन को डिसॉल्व कर दें टॉलिन में, बेंजीन को टॉलिन में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अब एथेनॉल वाटर में और मेथनॉल वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है, अब दोनों में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों ही पोलर है, तो पोलर पोलर को लाइक करता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। और इधर मैंने यहाँ पे बेंजीन प्लस टॉलिन लिखा है, तो ये दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, ये इजीली डिसॉल्व हो सकता है। बट हम इसमें एग्जाम्पल ये नहीं दे सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की, कि हम वाटर जिस चीज़ को लाइक करता है अपने अंदर डिसॉल्व करता है, तो हमने वाटर की एग्जांपल देनी है तो हम बेंजीन की एग्जांपल आगे जाके दे देंगे। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रो का मीनिंग हमें पता है कि क्या है, वाटर है, और फोबिक का मतलब क्या है, डिसलाइक, डिसलाइक या हेट भी इसको कह सकते हैं, कि दोज मॉलिक्यूल, दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट मिक्स इनटू वाटर, जो मिक्स वो नहीं ना हो वाटर में, कंप्लीटली मिक्स ना हो, बिल्कुल मिक्स ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन या हाइड्रोफोबिक
मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ दूं तो फिर क्या होगा इसमें, अगर आप डिजोल्व करते हैं बेंजीन को वाटर में, बेंजीन को वाटर में, तो ये बिल्कुल इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल इसमें डिजोल्व नहीं होगा। अगर आप डिजोल्व करें ऑयल को वाटर में तो ये भी डिजोल्व नहीं होगा, टू फेज, दो फेज बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। अगर आप टोलिन को वाटर में डिजोल्व कर दें, टोलिन को वाटर में डिजोल्व कर दें, ये भी बिल्कुल डिजोल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं डिफाइन करूँगा दोज लिक्विड्स विच completely dissolve into each other या which completely mix up into each other is known as completely miscible liquids। इसमें एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही दे दें आप, एथेनॉल को आप वाटर में डिजोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पोलर हमारे पास लिक्विड्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, एथेनॉल भी और वाटर भी, तो पोलर पोलर को लाइक करता है और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से ये इजिली क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से मेथनॉल को आप वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होती हैं कि अगर इनको हम एक दूसरे के साथ मिलाएं, मिक्स करें तो ये बिल्कुल मिक्स ना हो। दोज लिक्विड्स which do not mix into each other are called immiscible liquids। वो लिक्विड जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स ना हो, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड। जैसे आप बेंजीन को वाटर में डिजोल्व कर दें, तो ये बिल्कुल डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, डिसलाइक करेंगे, ये डिजोल्व ही नहीं होंगे, बिल्कुल डिजोल्व नहीं होंगे। इसी तरीके से ऑयल को आप डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये भी क्या होगा, ये भी एक दूसरे के साथ डिजोल्व नहीं होंगे। इसी तरीके से टोलिन को आप मिक्स कर दें जी वाटर में तो ये भी क्या होगा, ये भी बिल्कुल ही इसमें लिक्विड्स में डिजोल्व नहीं होगा, ये आपस में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है पार्शली मिक्सिबल लिक्विड्स। दोज लिक्विड्स विच डिजोल्व इनटू ईच अदर इनटू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये कम हद में एक दूसरे के साथ अगर हम इनको मिक्स करें तो ये कुछ हद तक एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं फिनोल की, फिनोल को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे ना तो दो लेयर बन जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से दो लेयर बन जाएंगी। अब फर्स्ट लेयर में क्या होगा, एक लेयर में हमारे पास फिनोल को जब मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो दो लेयर बन जाती हैं। ऊपर वाली लेयर में 5% फिनोल होगा, 5% क्या होगा, फिनोल होगा, और 95% क्या होगा, वाटर होगा। ये ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, 5% फिनोल होगा और 95% क्या होगा, वाटर होगा। और नीचे वाली लेयर में क्या होगा, 70% फिनोल होगा, 70% फिनोल होगा और 30% क्या होगा, वाटर होगा। तो वो लिक्विड्स जो कि लिमिटेड एक्सटेंट में काफ़ी कम हद तक एक दूसरे में डिजोल्व हों, ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड। पार्शली मिसिबल लिक्विड। अगर आप एसीटोन को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, लिमिटेड एक्सटेंट में एक दूसरे के साथ डिजोल्व होंगे, लिमिटेड एक्सटेंट में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, बहुत कम हद तक एक दूसरे में ये डिजोल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस ये भी सोल्यूशन में यूज होता है, काफ़ी इसकी टर्म यूज होती है। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब भी हम किसी सॉलिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, किसी भी लिक्विड्स में या सॉल्यूशन में या वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस। फिर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, व्हेन सॉलिड डिजोल्व या सॉलिड या सोल्यूट, व्हेन अ सोल्यूट डिजोल्व in water, this process is known as dissolution process। जब भी हम कुछ सॉलिड को या सोल्यूट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास एक टर्म जो होती है सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे
number of gram of solute dissolve in dm cube of a solution dissolve in liter solution is known as solubility। हम क्या कहेंगे, अब दो टर्म यूज होते हैं, मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। जबकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन डीएम क्यूब या इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में एक टर्म यूज होती है कि परसेंटेज सॉल्युबिलिटी क्या होती है। परसेंटेज किसी भी कंपाउंड की हम परसेंटेज सॉल्युबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो परसेंटेज सॉल्युबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं करूंगा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ solution dissolve in 100 gram of solution is known as solubility। हमेशा याद रखिएगा solubility टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने से कभी कभी solubility इंक्रीज हो जाती है तो कभी कभी डिक्रीज हो जाती है। ये डिपेंड करती है हीट ऑफ सोल्यूशन के ऊपर कि अगर आप कोई सॉलिड वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो हीट रिलीज कर रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिहेव कर रहा है, उसमें से हीट रिलीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से हमेशा डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से हमेशा डिक्रीज होगी, हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे आप चूना पानी में मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम को पानी में आप मिक्स करते हैं, तो अगर आप गर्म पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत कम होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी, या बहुत कम हद तक डिसॉल्व होगा। अगर आप ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे चूने को, तो वो इजिली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। जबकि अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हम हीट खुद देते होते हैं, तो इसमें क्या होगी, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे आप ग्लूकोज को, शुगर को आप डिसॉल्व करें वाटर में और नीचे से टेम्परेचर हीट करना शुरू कर दें, तो जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो शुगर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिसॉल्व होती जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी शुगर की, ग्लूकोज की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जबकि अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में आ जाता है कि सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है।